अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल ये इश्क की पहली एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, वरना जो मैं करूँगा तुम याद करोगे। फिलहाल तो तुम कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं हो, आहिल पुरसकून अंदाज में बोला। अगले लम्हे रफीक दानी पर गन ताने से ले आया। दानी जुबैर उसे देखकर तड़प उठे। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, ये गोली चलाने से पहले पूछेगा नहीं? आहिल मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से आग बगोला हो गए। तुम भूल रहे हो कि मेरे घर में खड़े हो, अपनी औकात में रहो। आहिल धाड़ा। जुबैर लब भींचे उसे देखने लगा। दानी दम साधे उन दोनों को देख रही थी। क्या कह रहे थे? खुला लोगे? जाओ मैं भी देखता हूँ कैसे खुला लोगे। क्या सबूत है हमारे निकाह का तुम्हारे पास? तुम्हें जो चाहिए बोलो, वो मुफाहत पर आए। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाद में बताऊंगा। दानी मेरे पास है, तुम जा सकते हो। जब मेरा दिल करेगा तुम्हारे सामने अपना मुतालबा रख दूंगा। आहिल मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो? वो मुठियां भींचते हुए बोले। शौक से ले आओ। पहली बात कि मुझ पर हाथ कौन डालेगा, और दूसरी बात, अगर तुम मुझ पर अगवा का इल्ज़ाम लगाओगे तो मैं निकाहनामा दिखा दूंगा। हर सूरत में तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, सो खामोशी से वापस चले जाओ। मेरा फ़ोन तुम्हें आ जाएगा। दानी तुम आ जाओ मेरे साथ, ये कुछ नहीं करेगा। वो दानी को हाथ पकड़ के बोले, डैड आर यू मैड? वो मुझ पर ऑलरेडी गोली चला चुका है, आप मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, फिर चाहे कुछ दिन इस घटी। दानी आहिल ने घूर कर उसे देखा। दानी ने लब वही मबसूत कर दिया। आहिल हयात तुम अच्छा नहीं कर रहे। वेल कैसा महसूस कर रहे हो अपने अजीज़ जान को किसी और के पास देखकर? तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा कैसा महसूस कर रहा हूँ। वो दांत पीसते हुए बोले। वो बाहर का रास्ता है मेरा, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो तुम। वो सख्ती से बोला। जुबैर हनकार भरते चले गए। आहिल ने आईब्रो उचकाकर रफीक को इशारा किया। वो गन जेब में डालता निकल गया। दानी अभी तक खौफ के जेरे असर थी, चेहरे का रंग फक हो गया था। दानी ने कपड़े चेंज किए थे, लेकिन बाल बिखरे हुए थे। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे पर आई शरारती लेटों को कान के पीछे किया। कमरे में जाओ, नाश्ता वहीं आ जाएगा। वो उसका मुंह थपथपाता बाहर की जानिब चल दिया। मुलाजिम दानी के सामने सर झुकाए खड़ा था। पता नहीं क्या चाहता है ये शख्स, दानी कोफ से कहती जीने चढ़ने लगी। सर आपने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था? रफीक की आवाज़ आई। हाँ आ गया वो। आहिल ने कान में ब्लूटूथ लगा रखी थी। ठीक है उसे भेजो। आहिल स्टडी रूम में टहल रहा था। चंद सातों बाद चीफ सेक्रेटरी नमोदार हुआ। शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तुमने आगाह किया था तो सदेबाप क्यों नहीं कर रहे? आहिल सोफे पर बैठा था। वो आहिल के ऐन सामने विराजमान था। सर मैंने महकमा के अफसरों को हिदायत जारी कर दी थी, लेकिन कोई खातिर-ख्वाह पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। ख्याल रहे अब हुकूमत ख़त्म होने वाली है, अगर इस तरह के हालात रहे तो अवाम वोट नहीं देगी। जी मैं आज फिर से तलब करता हूँ अफसरों को और डेडलाइन देता हूँ। और सर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो इलेक्शन तक तमाम नहीं होंगे, उनका क्या करेंगे? ख़त्म कर दे? नहीं ख़त्म मत करवाओ, अभी स्लो डाउन कर दो, क्योंकि अगली जो भी हुकूमत होगी वो पुराने मंसूबे ख़त्म करके नए बनाएगी। ठीक है सर। और कल महकमा खदमात और अमूमा इंतज़ामात के सरबराह के साथ मीटिंग थी। सरकारी मुलाजमीन को कुछ ज़्यादा ही मराद दी गई हैं, इसमें कुछ तरमीम कर दी जाए। वो कहकर आहिल को देखने लगा। हर इदारे के सरकारी मुलाजमीन को रिहाइश मत दो, चंद मखसूस इदारे के लिए मुख्तस दो जिनका काम अहमियत का हामिल है। हस्पताल और आवाम को तहफ़्फ़ुज़, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करो। आहिल फाइल देखता हुआ बोला। ठीक है सर मैं आज ये मीटिंग रखता हूँ, कहकर वो खड़ा हुआ और मुसाफा करता निकल गया। सर दानीन मैम कमरे से बाहर निकल गई। आहिल का हाथ ब्लूटूथ पर था। तुम उसके साथ रो, मैं आता हूँ, वो कहता हुआ खड़ा हो गया। ये लड़की सुकून से नहीं बैठेगी। मैम आप यहाँ? मुलाजिम उसे हैरत से देखता हुआ बोला। क्यों, ये तुम्हारी मलकियत है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? दानी गुस्से से बोली। नहीं मैम मेरा मतलब है आपको किसी चीज़ की तलब थी तो मुझे कह देती, मैं ले आता। वो सर झुकाए बोल रहा था। अपना काम करो, तुम मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी। दानी मुँह बसोरती कैबिनेट खोलने लगी। कुक के हाथ कांपने लगे। उसके लिए काम करना दो भर हो गया था। अगर कहें कुछ नुक्स निकाल गई तो मेरी तो खैर नहीं आई सर से। वो तशवीश से बोला। हाँ दानी का मतलूबा शय मिल गई। वो पेंट की जेब में रखती बाहर निकल गई। दानी को जाता देखकर वो सांस खारिज करता अपना काम करने लगा। कहाँ है दानी? आहिल कमरे के बाहर खड़ा था।
دانی اس کے عقب سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. پاؤں کی آہٹ سن کر آہل نے چہرہ موڑ کر اور خفتی سے دانی کو دیکھنے لگا. جنگلی بلی تمہیں منع کیا تھا نا مجھے تنگ مت کرنا. وہ دانی کی جانب چلتا ہوا بولا. گارڈز 1 منٹ سے پہلے غائب ہو گئے. نہ مجھے فون ملا ہے نہ ہی میگی آئی ہے. آہل انگلی سے مشانی مسلتا اسے دیکھنے لگا. یار اتنے کام ہوتے ہیں میں بھول گیا. اچھا میں ابھی فون کرتا ہوں. آہل موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا. ہاں رفیق سب سے پہلے ایک موبائل لے کر آؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو دانی کی میگی لے آؤ اس کے گھر سے. دانی خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. بس کچھ ہی دیر میں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی. اب مجھے تنگ مت کرنا. میں کسی کام سے جا رہا ہوں. رات سے پہلے واپس نہیں آ سکوں گا. آہل نرمی سے بول رہا تھا. مجھے باہر جانا ہے. دانی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئی بولی. آہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا. باہر تو تم میرے ساتھ ہی جا سکتی ہو اور ابھی میرے پاس ٹائم نہیں بالکل بھی. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. دانی نے بال ٹیل پونی میں مقید کر رکھے تھے. پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی. اگر تم مجھے باہر نہ لے گئے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں. تمہیں پھر سے واپس آنا پڑے گا. سو بہتر ہے پہلے مجھے باہر لے جاؤ پھر جانا جہاں بھی ہو چلے جانا. دانی دمکاتی ہوئی بولی. آہل ایک نظر ہاتھ پر بندی گھڑی پر ڈالی. 12 بج رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے چلو لیکن جانا کہاں ہے؟ آہل اس کے ہم قدم ہوتا ہوا بولا. واک پر. دانی خوش ہوتی ہوئی بولی. واک تم گارڈن میں بھی کر سکتی ہو. میرا نہیں خیال کہ وہ چھوٹا ہے واک کے لیے. مجھے باہر نکلنا ہے. کل سے مجھے قید کر رکھا ہے. ایسا لگ رہا ہے کسی جیل میں ڈال دیا ہو مجھے. آہل محفوظ ہوتا گارڈز کو اشارہ کرتے باہر نکل آیا. گارڈز ان کی تقلید کرنے لگے لیکن کچھ فاصلے پر تھے. وہ گھر سے باہر نکل آئے تھے. کالونی بالکل ویران تھی. آہل جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا. تم مجھے گھر میں بند کر کے رکھو گے؟ دانی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی. ظاہر ہے تمہیں چھوڑا تو بھاگ جاؤ گی لیکن میرا لاسٹ ایئر ہے. تمہاری وجہ سے میں اپنا ایئر ویسٹ نہیں کر سکتی. کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے لیے پروفیسر گھر آ جائیں گے پھر جا کر ایگزام دے آنا. وہ حل نکالتا ہوا بولا. مجھے اس گندے سے گھر میں نہیں پڑنا. دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی. تمہیں پسند نہیں آیا میرا گھر؟ بالکل بھی نہیں. دانی کھل کر بولی. 1 منٹ دانی. آہل کا فون رنگ کر رہا تھا. ہاں رفیق بولو. ہاں میں بس نکلنے والا تھا. کچھ کام پڑ گیا. تم ایسا کرو میرا انتظار کرو وہاں انہیں بولو جانا مت. میں کچھ دیر میں آتا ہوں. آہل رخ موڑے بات کر رہا تھا. دانی نے پینٹ کی جیب سے سرخ مرچ والا شاپر نکالا اور مٹھی بھر لی. جو ہی آہل دانی کی جانب مڑا دانی نے سرخ مرچی اس کی آنکھوں میں پھینک دی اور دوڑ لگا دی. دانی وہ آنکھیں مسلتا ہوا چلایا. دانی پیچھے مڑے بنا اپنی تمام تر توانائی صرف کرتی سر پیر دو رہی تھی. گارڈز اس کے پیچھے لپکے. یا اللہ میں نکل جاؤں بس یہاں سے. دانی کالونی کا گیٹ دیکھ کر بولی. لیکن ایک جگہ پر اس کا پاؤں اڑ گیا اور دانی منہ کے بل جا گری. دانی زمین بوس ہو کر کراہنے لگی. ایک گارڈ پانی سے آہل کا منہ دھلوا رہا تھا. گارڈز دانی کے سر پر پہنچ چکے تھے. بس بہت ہے. آہل سرخ آنکھیں لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگا. گارڈز دانی کے گرد گل لیے کھڑے تھے. دانی منہ بناتی آہل کو اپنی جانب آتا دیکھ رہی تھی. اٹھو. وہ دانی کا بازو پکڑ کر دھاڑا. دانی کسی معصوم پنچھی کی مانند اس کے ساتھ چلنے لگی. نیچے گرنے کے باعث پینٹ بھی پھٹ چکی تھی. ڈاکٹر کا فون کر دو. آہل نے چہرہ موڑے بنا کہا. کمرے میں آ کر دانی کی بازو اپنی گرفت سے آزاد کی. دانی میں اگر تمہیں نرمی سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو. ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو. میری مرضی کے بنا تم یہاں سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی. وہ ضبط کرتا ہوا بولا. دانی لب بھینچے اس کی انگارہ بنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی. اب اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں بھی گن رکھ کر بات کروں گا یاد رکھنا. کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا. میرے کپڑے لے کر آ. وہ ملازم کو دیکھ کر بولا. آہل منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے نکل گیا. دانی پر سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر دی. رفیق تم الیکشن کی تیاری بھی ساتھ میں شروع کر دو اور ہاں خیال رہے کوئی بد نظمی نہ ہو. ٹھیک ہے سر. اور معلوم ہوا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئے. صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایسے ظاہر کیا جیسے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے لیکن وہ وہیں پر تھے. رفیق خبری کی بتائی معلومات فراہم کرنے لگا. وہ وہاں تھے تو تمہاری نظروں سے کیسے اوجھل ہوئے بتاؤ مجھے رفیق. تمہاری نظر انہیں کیوں نہیں دیکھ پائی؟ آہل غصے سے چلا رہا تھا. سر معلوم نہیں. ہم نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا لیکن وہاں کوئی زیرو نہیں ملا. شاید کوئی ایسی جگہ بنائی ہو انہوں نے جہاں انہیں چھپا دیا ہوتا تاکہ ہم تلاشی لے کر اس جگہ سے مطمئن ہو جائیں. دیکھتا ہوں کتنے دن چھپا کر رکھتے ہیں لیکن یاد رہے حکومت کی میعاد پوری ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے ورنہ مشکل ہوگی. آہل فکر مندی سے بولا. جی سر ٹھیک ہے میں کام تیز کر دیتا ہوں. اور سر الیکشنز کے لیے بینرز بنوانے شروع کر دو پھر؟ ہاں کر دو. اس دفعہ ان جگہوں پر جلسے منعقد کرنا جہاں سے ہمیں ووٹ کم ملے ہوں.
जी सर, और एक लड़की आई थी। वही वाला केस? आहिल हाथ मसलता हुआ बोला। जी सर। ठीक है, मैं देख लूंगा खुद, वैसे भी हाथों पर खुजली हो रही है। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। रफीक उसकी बात का मफहूम समझकर मुस्कुरा दिया। सर, ये दानी मैडम का फोन और मैगी को लाना मुश्किल है। धमकी देनी पड़ेगी जुबैर को, फिर शायद दे, क्योंकि घर में दाखिल होना बच्चों का खेल नहीं। हाँ, एक दो धमकियां दे दो, खुद देने आएगा मैगी को। आहिल सोचता हुआ बोला। तुम बाकी सब देख लेना, मुझे आर्मी चीफ से मिलना था। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। जी सर। वो ताबेदारी से बोला। आहिल मोबाइल पर उंगलियां चलाता बाहर निकल गया। आहिल को देखकर गार्ड्स भी गाड़ियों के जाने पाए। आहिल अपने लैंड क्रूजर में बैठ गया। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थी। चलो, आहिल ब्लूटूथ का बटन दबाता हुआ बोला। आहिल 11 बजे घर में दाखिल हुआ। दानी मुंह बसोरती बेड पर बैठी थी। आहिल कमरे में आया और कोट का बटन खोलता आंखों में नाराजगी लिए बैठी दानी को देखने लगा। मेरी जंगली बिल्ली नाराज है, वो नोट ढीली करता हुआ बोला। दानी ने घूरने पर इत्तफा किया। मैं चेंज कर लूं, फिर तुम जंग का महाज खोलना। आहिल मुस्कुराता हुआ चल दिया। जाहिल इंसान, खुद सारा दिन घर से गायब और मुझे यहाँ नजर बंद कर रखा है। हाय, मैगी भी नहीं आई अभी तक। दानी दुख से बोली। आहिल टी शर्ट और ट्राउजर पहने बाहर निकला। हाँ, खाना भेज दो कमरे में, वो कहता हुआ दानी के सामने आ बैठा। चोट कैसी है अब? खाना खाया तुमने? वो फिक्रमंदी से बोला। तुम्हारी वजह से लगी है मुझे चोट। तानी तकरीबन चिल्लाई। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आहिल महफूज होता हुआ बोला। तुम हो चोर, मैं नहीं समझी। तानी खफकी से बोली। अच्छा चुप, खाना आ रहा है, फिर बात करते हैं। आहिल आहट सुनकर बोला। इस लड़के के कान ना जाने किस चीज के बने हैं। दानी बड़बड़ाई। मुलाजिम ट्रे उनके सामने रखता बाहर निकल गया। तुमने खाना खाया? आहिल उसे देखता हुआ बोला। हाँ, खा लिया था। झूठ बोल रही हो, तुम सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली तो खाना कब खाया? तुम अपने काम से गए थे या मुझ पर नजर रख रहे थे? आहिल का डिंपल फिर से होता आया। तुम पर हमेशा नजर होती है, फिक्र मत करो, अब खाओ जल्दी से। क्यों, तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हैं? तुम बोलती बहुत हो, वो जेब से कर निकाल कर सामने रखते हुए बोला। दांत पीसती दानी खाना डालने लगी। आहिल मुस्कुराते हुए खाने लगा। तुम्हारी आजादी के लिए मेरे पास एक डील है। आहिल उसकी जानिब चेहरा मोड़ता हुआ बोला। तुम जैसे इंसान से डील की तवक्को ही की जा सकती है। दानी उकताकर बोली। अब बोलो, बताऊं या नहीं? वो आईब्रोज काकर बोला। नहीं, मैं किसी से अच्छे दिन का पूछती हूँ, फिर मैं कार्ड्स छपवाती हूँ, तुम्हें भेजूंगी। क्या आहिल, मुझे अपनी डील बताओ, फिर तुम बताना। दानी बदमजा हुई। आहिल मुस्कुराहट दबाता। डील ये है कि तुम 5 महीने मेरे साथ रहोगी। किस खुशी में? दानी ने उसे टोका। हमारी शादी की खुशी में। शादी गोली मारकर कौन शादी करता है? आहिल हयात वो तफाखर से बोला। आहिल, कम और जाहिल ज्यादा लगते हो मुझे। दानी तबकर बोली। आगे सुनो अब। ये 5 महीने जब मेरा दिल करेगा तो मैं कहीं भी ले जाऊंगा। मेरी इजाजत होगी तो तुम अपने घर जाओगी, वरना यहीं मेरे साथ रहोगी पूरे 5 महीने। आहिल हाथ की 5 उंगलियां दिखाता हुआ बोला। और हाँ, एक एग्रीमेंट होगा जिस पर हम दोनों के साइन होंगे। अगर तुम इस डील से पीछे हटी तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और इस सब बकवास में मेरा क्या फायदा? तुम्हारा फायदा तुम्हारी आजादी, फिर तुम घूम फिर सकोगी, अपने बाप के पास भी जा सकोगी। क्या इतना फायदा काफी नहीं? वो आईब्रोज काकर बोला। है तो फायदे में, दानी सोचती हुई बोली। अब जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है सोचने का। क्यों, किसी को मारने का टाइम देकर आए हो? दानी दांत पिसती बोली। खैर, सुबह तक मुझे बता देना, जो भी फैसला करो, कहकर आहिल लेट गया। दानी मुंह बनाती लेट गई। ऐसे भी तो साथ ही रखा है इसने, तो डील करने में फायदा, कम से कम बाहर तो निकलूंगी। दानी सोच विचार करने लगी। आसिम, मैं कैसे हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? जुबैर गुस्से में चिल्लाए। अभी तक मैं सानिया को नहीं बताया कि उस कमीने ने दानी से निकाह कर लिया है। वो मुठियां भीजते हुए बोले। सर, बात तो वो ठीक कर रहे हैं, हम सच में उस पर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं होगा, वो भी इस सूरत में जब उसकी हुकूमत चल रही है। वो सोचता हुआ बोला। एक तो उस कमीने के आगे पीछे कोई नहीं है, वरना उसकी दुखती रग पर हाथ रखता तो देखते कैसे खुद दानी को छोड़कर जाता है यहाँ। सर, मुझे नहीं लगता वो कुछ जानता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। शायद वो सिर्फ आकिब हयात की तलाश में है, क्योंकि अगर जानता तो कुछ और करता। ये सब नहीं हो सकता, उसे दानी मैडम पसंद आ गई होंगी, और आप जानते हैं वो कितना शिद्दत पसंद आदमी है। आसिम ने अपना तजिया दिया। हाँ, मुझे मालूम, तो मुझे भी यही होता है। वो खासा पुरसकून है, वरना तैश में होता। वो सोचते हुए बोले। फिलहाल सर, हमें ना चाहते हुए भी उसकी कॉल का इंतजार करना है कि वो अपना मुतालबा जाहिर करे, ताकि वजह मालूम हो सके। ठीक है, तुम जाओ, फिर कल सुबह सोचेंगे उसके बारे में। सुबैर खड़े होते हुए बोले। आहिर तैयार हो रहा था जब उसकी नजर बेखबर सोती हुई दानी पर पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ दानी के पास आया। सुरमई आंखें इस वक्त पर्दे में थी। खुद मैडम सो रही हैं। वो दानी की बाजू देखता हुआ बोला। दानी उसको छूने पर आंखें खोले उसे देखने लगी। नहीं, मुझे बता दो, अब तो मुझे सोने भी नहीं दोगे? दानी उठकर बैठ गई। मेरी नींदें हराम करके तुम सुकून से सो रही हो। वो जेब में हाथ डालता हुआ बोला। हराम कि मैंने तुम्हारे कान में डेक जला देती हूँ रात में, या फिर तुम्हारे सोने के बाद कांटे चुप?
सारी जगह तुम ले लेती हो, वो शरारत से बोला। तोबा, कितना झूठा इंसान है, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हो, कोई यकीन भी ना करे। अच्छा तो मुझे अपना फैसला बताओ, ये पूछने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की? दानी सुमई आंखों को पूरा खोले बोली, बिल्कुल। वो साइड टेबल पर बैठता हुआ बोला, अब तो नहीं बता रही। दानी मुंह बसोरती लेट गई। उसे तो बता दोगे फिर तुम? ऐसे तो बता दोगी तुम फिर? आहिल गन निकाल कर गोलियां चेक करने लगा। दानी रोने वाली शक्ल बनाती फिर से उठ बैठी। मतलब हद की भी हद ही होगी, तुम क्या चीज हो आखिर? तुम्हारा आहिल, वो नर्म मुस्कुराहट लिए बोला। कुत्ते पड़े ऐसे आहिल को। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली, बाद में तुम ही शोक मनाओगी, मैं यहाँ पार्टी रखूंगी, तुम शोक की बात करते हो? दानी, तुम मेरा टाइम बहुत वेस्ट करती हो, जल्दी बताओ नहीं तो मेरी गन तरस रही है जलने के लिए। ये माजूर है, जल नहीं सकती, देखो कहाँ है इसके पैर। दानी आगे होकर बोली, जब चलाऊंगा फिर अच्छे से मालूम हो जाएगा कि पैर हैं या नहीं। आहिल उसकी पेशानी पर गन की नोक रखता हुआ बोला। दानी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मंजूर है मुझे डील। दानी फौरन बोली, गुड गर्ल, अपने बाप को फोन करके बता दो। सिम तो दी नहीं, फोन तुम्हारे सर से करूं? कन हटते ही दानी फिर से शुरू हो गई। आहिल ने फोन अनलॉक किया और दानी को पकड़ा दिया। दानी मबहूत सजा सी देखने लगी। वॉलपेपर पर उसकी तस्वीर लगी थी। पहले कॉल कर लो, तस्वीर बाद में देख लेना। वो बालों में ब्रश चलाता हुआ बोला, या अल्लाह, ये इंसान है या जिन? 100 मील पर भी सब मालूम हो जाता है। दानी बड़बड़ाती हुई नंबर डायल करने लगी। फिक्र मत करो, इंसान ही हूं मैं। वो मुस्कुराकर बोला, मैं 10 मिनट बाद अंदर आऊंगा। इस 10 मिनट में सारी बात कर लेना और मैगी का मुतालबा भी कर लेना, वरना मुझे इसे भी गोली की नोक पर लाना पड़े। कहता हुआ दरवाजे की जानिब चल दिया। मुझे तो लगता है तुम भी गोली की नोक पर आए हो। दानी फोन कान से लगाए पड़पड़ाई। आहिल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। सर आसिम परेशान सा उनके पास आया। उन्होंने हाथ के इशारे से बोलने से बाज रखा, लेकिन दानी 5 महीने कैसे उस घटिया इंसान के साथ? आप मुझे आज ही ले जा सकते हैं, बताएं। जुबैर खामोश हो गए। पापा वो जबान से नहीं गन से बात करता है, गन से बात करता है। आप चंद घंटे यहाँ रहकर देखें, मालूम हो जाएगा मैं किस तरह रह रही हूँ यहाँ। वो दुख से बोली, अच्छा ठीक है, आप साइन करके घर आ जाओ, फिर देख लेंगे क्या करता है। ठीक है कहकर दानी ने फोन बंद कर दिया। हाँ बोलो आसिम, वो फोन जेब में डालते हुए बोले। सर बहुत बड़ा मसला होगा। क्या हुआ? वो हैरत से बोले। आकिब हयात भाग गया, न जाने रातों रात कैसे फरार हो गया। वो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो वाहिद गवाह है, और अगर वो आहिल के हाथ लग गया तो तुम जानते हो इस सब का क्या मतलब है? वो पेशानी मसलते हुए यहाँ से वहां टहलने लगे। सर पता ही नहीं चला वो कैसे निकल गया। और एक बात, वो अपना लैपटॉप भी साथ लेके है, उसके लैपटॉप में कुछ होगा जरूर। जुबैर फिक्रमंदी से बोले, तुम्हें मैं कहता था वो पागल नहीं है, उसके लैपटॉप में कुछ होगा, तभी उसे हमेशा अपने साथ रखता है। देखो अब साथ ले गया, ना जाने कौन सा सबूत रखा होगा उसने। कुछ भी करो, आगे हयात मुझे जिंदा चाहिए या मुर्दा, और उसका लैपटॉप भी। वो दृष्टि से कहते बाहर निकल गया। आसिम फोन कान से लगाए उनके पीछे निकल आया। 8 मिनट की कॉल थी। दानी ने वो कॉल बंद करके फोन चेक करने लगी। सब जगह पासवर्ड लगे थे। ऐसे पासवर्ड लगा रखे हैं जैसे खजाना रखा हुआ है अंदर। दानी सर झटकती हुई बोली। आहिल अंदर आया तो दानी ने सारी एप्स रिमूव कर दी। इसमें तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं। वो दानी के तेवर से भांप गया। वह जंगली बिल्ली, तुमने अच्छा फैसला लिया, अगर ना भी लेती तो मेरी मर्जी के बगैर तुम बाहर नहीं जा सकती थी। वो दानी के सामने बैठता हुआ बोला, जानती हूँ तुम जैसे कमीने को गोली मारने, अगवा करने, जबरदस्ती के अलावा और आता ही क्या है तुमसे मोहब्बत करना। वो दानी की आंखों में देखता हुआ बोला। वो मुस्कुरा रहा था और डिम्पल मजीद गहरा होता जा रहा था। दानी माथे पर बल डाले उसे देख रही थी। तुमसे निकाह करने की 2 वजूहत है। पहली जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, जो अहम है वो बता देता हूँ, कहकर आहिल तुमसे मोहब्बत करता है। ये कैसी बात है कि उस बंदे को गोली मार दो? आहिल चेहरा नीचे करता धीरे से मुस्कुरा दिया। ये कैसी मोहब्बत है कि उस बंदे को गोली मार दो? आहिल चेहरा नीचे करता धीरे से मुस्कुरा दिया। ये जुनून होता है। आहिल हयात जो भी काम करता है जुनून से करता है, पूरी शिद्दत से। फिर बात तुम्हारी थी, हरगिज नहीं जाने दे सकता था। अजीब पागल इंसान हो तुम। चंगी बिल्ली रेडी रहना, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, मुझे तुम्हारे जैसा दहशतगर्द नहीं बनना। वो मुंह बसोरते हुए बोली, तुम्हें भी आदत है शायद, गोली की आवाज सुन लोगी तो सारे नखरे खत्म हो जाएंगे। वो कहता हुआ खड़ा हो गया। खाने में भी तुम गोली और बारूद यही सब खाते होगे दानी तुम, लेकिन ये तो तुम एक्स्ट्रा डोज लेते होगे ना। अच्छा दानी जी, मेरा मीटिंग का टाइम हो गया और आज कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं, मैगी भी आ जाएगी, मुझे आना ना पड़े घर, वरना। वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ मुड़ गया। वरना क्या? दानी सर ऊंचा लिए बोली, वरना तुम सिर्फ गन से बात समझती हो, और आकर मैं कुछ बोलने में वक्त का ज़ाया बिल्कुल नहीं करूंगा, याद रखना। वो तंबी करता बाहर निकल गया।
वक्त का ज़िया तुम्हारे जैसे बच्चे रो रहे हैं ना, वक्त का ज़िया। दानी मुंह बसोरती लिहाफ ओढ़कर लेट गई। बस तुम खुद नजर रखना रफीक, किसी दूसरे पर मत छोड़ना, मुझे भरोसा नहीं किसी पर। आहिल बोलता हुआ आ रहा था, कान में ब्लूटूथ लगी थी। दानी उसे गार्डन में नजर आ गई थी, मैगी को उठाए प्यार कर रही थी। आहिल नागवारी से उसे देखने लगा। दानी कमरे में चलो, वो तहक्कम से कहते चलने लगा। मैगी तुम यहीं बैठी रहो, मैं आती हूँ, वो पागल आ गया है। दानी मुंह बनाती चल दी। सफेद रंग की बिल्ली घास पर चलने लगी। दानी जैकेट के जिप बंद करती उसके पीछे चलने लगी। अब क्या मुसीबत है तुम्हें? कमरे में आकर दानी बोली। आहिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। दानी उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। आहिल ने उसकी जैकेट पकड़ी और अपनी जानिब खींचा। मुझे तुम किसी के साथ नजर ना आओ। मैं किसके साथ थी? वो हैरत से बोली। मैगी के साथ। आहिल, वो बिल्ली है, कोई इंसान नहीं। दानी फटी फटी आंखों से बोली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी जहनी हालत पर शिबा हो रहा है। छोड़ो मेरी जैकेट। दानी उसका हाथ झटकते हुए बोली, जो बंद की हुई जिप पर था। अच्छा चलो फिर थोड़ी सी मश्क हो जाए। वो मुस्कुराता हुआ दानी का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल आया। एक तुम्हें इस जाहिल का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, दानी कोफ से बोली। कमरे में नीम तारीकी थी। आहिल उसे दस्ताने पहनाए। मेरे छोटे से हाथों में ये क्या इतने बड़े बड़े पहना दिए? दानी मुंह बनाते हुए बोली। जितना हार्ड ये है ना, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। आहिल दस्ताने पहनता हुआ बोला। मारो अब इस पर। वो हवा में मौलिक उस गोल से पत्थर की मानित सख्त बिल्डर की जानिब इशारा करता हुआ बोला। दानी ने लबों पर जबान फेरी और मुक्का बनाकर उस पर जड़ दिया। सिर्फ 2 इंच अपनी जगह से हिला। आहिल मुस्कुराने लगा। ये देखो ऐसे मारते हैं, कहकर उसने एक मुक्का मारा और दूर जा रहा हुआ। फिर उसे वापस आया तो आहिल ने पकड़ लिया। अब तुम मारो पूरी ताकत के साथ। तुम मुझे अपने जैसा बॉडी बिल्डर क्यों बनाना चाहते हो? सेल्फ डिफेंस, कभी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। दानी ने फिर से मारा तो अब कुछ दूर हुआ, लेकिन आहिल जितना दूर नहीं गया। फिर से मारो और जोर से, मेरी सारी एनर्जी से यही सर्व कर देना तुम, कहकर दानी ने पूरी शिद्दत से मुक्का मारा। वो काफी दूर तक गया। दानी मुस्कुराती हुई आहिल को देखने लगी। आहिल भी जवाबन मुस्कुराने लगा, लेकिन जो ही वो वापस आया सीधा दानी के मुंह पर आ लगा। इससे पहले कि दानी जमीन पर होती, आहिल ने आगे होकर उसे पकड़ लिया। आउच! आह! दानी की आंखों में आंसू आ गए। अहमक लड़की, तुम्हें नहीं मालूम वो वापस भी आएगा? वो दानी को घूरता हुआ बोला। एक तो मेरी नाक टूट गई है, ऊपर से तुम बोल रहे हो। दानी खफकी से बोलती सीधी हुई। आज के लिए बस इतना बहुत है। वो दानी को इशारा करता चलने लगा। दानी नाक मसलती उसके साथ चलने लगी। ज्यादा तो नहीं लगी? दानी आईने में देख रही थी जब आहिल बोला। नहीं, बच गई हूँ। वो नाक पर उंगली फेरती हुई बोली। दानी मुंह बनाती बेड पर लेट गई। आहिल सोफे पर बैठा लैपटॉप खोले अपना काम कर रहा था। आहिल की आंख खुली तो बिस्तर की दूसरी साइड खाली नजर आई। दानी कहाँ चली गई? वो मुतफक्कर सा उठ बैठा। आहिल ने कंबल परे किया और स्लीपर पहनता हुआ बाहर निकल आया। सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? वो बोलता हुआ चलने लगा। दानी कहाँ है? वो गार्ड्स के सर पर खड़ा होता हुआ बोला। सर, वो पिछले गार्डन में। आहिल मुतमईन होता भी गार्डन की जानिब चलने लगा। बचाओ! दानी भागती हुई चिल्ला रही थी। आहिल उसके सामने देखती दानी ने स्पीड मजीद बढ़ा दी। दानी के पीछे कुत्ता भाग रहा था। आहिल, बचाओ मुझे! वो कहती उसके पीछे खड़ी हुई। स्टॉप! आहिल कुत्ते को देखता हुआ बोला। आहिल को देखकर वो रुक गया। दानी ने मजबूती से आहिल की शर्ट को थाम रखा था। तनफ्फुस तेज हो गया था। चेहरे की हमाइयां उड़ी हुई थी। कुत्ता आहिल के पीछे जाने की कोशिश करने लगा। टॉमी ये इस घर की फर्द है। आहिल पंजों के बल बैठता हुआ उसके बाल सहलाता हुआ बोला। अपने जैसे जानवर पाल रखे हैं। दानी फूले सांस से बोली। एकदम आहिल के चेहरे से नरमी गायब हुई, जिसकी जगह सख्ती ने ले ली। गो बैक! आहिल खड़ा होता हुआ बोला और टॉमी वापस चल दिया। दानी की बाजू पकड़ती और तेज तेज चलने लगा। या अल्लाह, एक तो ये बंदा पता नहीं पेट्रोल पीता है शायद, जो इतना तेज चलता है। दानी उसके साथ तेज तेज चलती हुई बोली। आहिल ने कमरे में लाकर उसे छोड़ा। बाजू पर उसकी उंगलियों के निशान रह गए थे। हाय! दानी आह भरती अपनी बाजू देखने लगी। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये सिर्फ तुम हो दानी जो मुझे कुछ भी कह लेती हो और मैं हंस कर टाल देता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक बोलने के काबिल न रहता। वो चबा चबा कर बोला। दानी थूक निकलती उसे देखने लगी। तुम्हें अगर मैं कुछ भी बोलने की इजाजत दे रहा हूँ तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम सबके सामने भी यूं ही बोलो। और मैं एक बात दोहराने का आदी नहीं। अगली बार मेरी गोली बोलती है सिर्फ तुम्हारे केस में, वरना मैं पहली बार भी नहीं बोलता। वो 16 बार नजरों से देखता हुआ बोला। अच्छा, मुझे पता चल गया, अब नहीं बोलती कुछ। दानी ने बात मानने में आफियत जानी। रफीक, जरा मेरी मीटिंग करवाओ उसके साथ। दानी ने दिमाग खराब कर दिया है, उस पर हाथ साफ करो। मैं वो गुस्से में बोल रहा था और मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर ना निकलो। दानी अच्छा कहकर बैठ गई। अनम, तुम आज फिर इस भिखारी के साथ थी? जुबैर उसे आता देखकर चिल्लाए। वो भिखारी नहीं है, समझे आप? अनम भी उन्हीं के अंदाज में बोली। तुम्हारी शादी मेजर आहत से होनी है, फिर क्यों उसके साथ घूमती फिरती हो? मुझे जलील करवाने का शौक है क्या? वो कोफ्त से बोले।
اور میں بھی آپ کو 1000 بار بول چکی ہوں کہ میں رحیم سے ہی شادی کروں گی، بلکہ کروں گی نہیں، کر چکی ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ زبیر رندھاوا بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک کے ساتھ اس آہل نے زبردستی نکاح کر لیا، دوسری اپنی مرضی سے کر آئی ہے۔ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ ثانیہ ان کی آوازیں سنتی گھبرا کر وہاں آئی۔ کیا ہو گیا؟ آپ دونوں ایسے کیوں چلا رہے ہیں؟ اپنی نوابزادی سے پوچھے۔ نکاح کر کے آئی ہیں اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ۔ ڈیڈی آئی ٹولڈ یو۔ او شٹ اپ، تماشا بنا رکھا ہے ہر چیز کو۔ وہ انم کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ انم یہ کیا فضول حرکت کی ہے؟ تم کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ جیسے آپ لوگ زبردستی میری منگنی کر سکتے ہیں۔ میری جان، کلاس دیکھنی پڑتی ہے، سٹیٹس دیکھنا پڑتا ہے، یوں ہی نہیں منہ اٹھا کے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کی کلاس، آپ ہی کو مبارک ہو، لائف میری ہے اور میں اس کے ساتھ رہ لوں گی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن میرا مسئلہ ہے۔ سب لوگوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ زبیر رندھاوا آئل ریفائنری کا مالک اپنی بیٹی دی تو کسی یتیم خانے میں تھو تھو کریں گے سب۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کے لوگوں سے، مجھے جس سے پیار ہے میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، کہہ کر واک آؤٹ کر گئی۔ زبیر دل ملا کر رہ گئے۔ سمجھاؤ اسے ورنہ میں خود اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ وہ ثانیہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ خود ہینڈل کریں، وہ نہیں سنتی میری، اور مجھے ڈنر پہ جانا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے۔ وہ ٹائم دیکھتی چلی گئی۔ یہ ہمارے دولت کے نشے میں چور لوگ جو غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ دولت سے چل رہا ہے، لوگ سٹیٹس دیکھ کر ملتے ہیں، جن کا سٹیٹس میچ نہیں کرتا ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ آج کی تلخ اور کڑوی حقیقت۔ لے آئے اسے، آہل شرٹ کے آستین اوپر کرتا وہ بولا۔ جی سر، اندر ہے۔ کچھ پوچھا تم نے؟ جی میں نے پوچھا تو بلا جھجک اقرار کر لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی میں نے کی تھی۔ سر یہ تیسری لڑکی ہے جسے اس نے نشانہ بنایا۔ آہل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی طبیعت میں صاف کرتا ہوں، وہ تیش میں بولتا اندر آ گیا جہاں اسے باندھ کر رکھا تھا۔ اپنے کتوں سے کہو مجھے کھولے۔ آہل کو دیکھ کر وہ چلایا۔ آہل نے رفیق کو اشارہ کیا اور رسیاں کھول کر سائڈ پر ہو گیا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری جو مجھے اٹھا لائے ہو؟ بتاؤ، وہ آہل کے سامنے آتا وہ بولا۔ ایک جیتی جاگتی انسان جسے تم نے مردہ لاش بنا دیا۔ آہل اس کے منہ پر گھوسا جھڑتا وہ بولا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتا ہونٹ سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ بھولو مت، میرے ڈیڈ نے تمہیں ووٹ دلوائے تھے، کہہ کر اس نے آہل کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن آہل نے اپنا ہاتھ آگے کر کے روک لیا۔ مجھے سب یاد ہے کہ یہ تیسری لڑکی ہے جسے تم موت کے گھاٹ اتار رہے ہو۔ آہل نے اس کے پیٹ پر مکہ مارا۔ تمہیں اتنی تکلیف ہے تو اگلی بار تمہیں بھی بلا لوں گا، اب یہ سب بند کرو۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا وہ بولا۔ تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جس لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ تھی تم نے وہی چھین لی۔ غریب کے پاس صرف عزت ہی تو ہوتی ہے، تم نے وہ بھی نہیں رہنے دی اس کے پاس۔ آہل بولتا اس کے منہ پر 5-10 مکے رسید کر چکا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے کالر پکڑ رکھا تھا۔ وہ کمزور سا لڑکا ادموا ہو گیا۔ آہل کے فولادی ہاتھ کھا کر آہل نے اسے جھٹکے سے پیچھے پھینکا۔ آہل، ڈیڈ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تیز سے سانس لیتا وہ بولا۔ آہل نے جیب سے گن نکالی اور اس کی ٹانگ پر مار دی۔ تمہیں میں نے وارننگ دی تھی کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن نہیں، کہہ کر اس نے دوسری ٹانگ پر بھی گولی چلا دی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ آہ، وہ کراتا وہ آہل کو دیکھنے لگا۔ بس کرو، میں مر جاؤں گا، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اور ڈیڈ تمہارے مجھے تب ماریں گے جب تم انہیں بتاؤ گے۔ کیا مطلب؟ وہ خوف سے دیکھتا ہوا بولا۔ رفیق، اس کی زبان بند کرنا اور ہاتھ توڑوانا تمہارا کام ہے، اس کے بعد گھر والوں کو یہ تحفہ بھیج دینا۔ وہ گن جیب میں ڈالتا ہاتھ جھاڑتا وہ بولا۔ رفیق نے کیمرہ بند کر کے موبائل جیب میں ڈال لیا۔ یہ شاہی درندے جو غریبوں کی عصمتوں کو نیلام کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان درندوں کو سزا دوں گا۔ آہل تیش میں بولتا باہر نکل گیا۔ نہیں پلیز، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو، میں ڈیڈ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ رفیق نے اس کے منہ پر جھاپڑ مارا۔ پہلے نہیں معلوم تھا تمہیں؟ اب کوئی فائدہ نہیں، کہ کہہ کر رفیق نے اس کی گردن میں انجیکشن لگا دیا۔ آہل آستین نیچے کرتا کوٹ پہننے لگا۔ موبائل کی بپ سنائی دی تو دانی کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو میڈم کو اب میری بھی یاد آنے لگی ہے۔ مسکراتا ہوں موبائل جیب میں ڈالے چلنے لگا۔ ہاں، میرا فون نہیں اٹھایا۔ دانی منہ کھولے موبائل کو دیکھنے لگی۔ آنے تو پوچھتی ہوں اسے۔ دانی دان پیستی ہوئی بولی۔ آہل اندر آئے تو کوٹ کا بٹن کھول کر اتارنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ دانی کڑے تیور لیے بولی۔ پہلی بار بالکل بیوی لگ رہی ہو۔ وہ دانی کی ناک دباتا وہ بولا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ دانی نے سوال بدلا۔ تمہارا شوہر کوئی معمولی انسان نہیں، 1000 کام ہوتے ہیں مجھے۔
ہاں ہاں مجھے پتا ہے تمہیں جو کام ہے، اب چپ کر کے بتاؤ میری میگی کہاں ہے؟ میری مت کہا کرو، آہل خفکی سے بولا۔ کیوں؟ غصہ آتا ہے؟ آئی کانٹ بلیو تم ایک بلی سے جڑ رہے ہو۔ دانی آنکھیں چھوٹی کیے بولی، بالکل۔ آہل کے فون پر بیل سنائی تھی۔ ایک منٹ، دانی کو اشارہ کرتا سائڈ پر ہو گیا۔ ہاں رفیق سر، اس کا کام ہو گیا، نہ وہ بول سکتا ہے نہ ہی لکھ سکتا ہے، صرف سن سکتا ہے، اور اشاروں سے سمجھانا اتنا آسان نہیں۔ گڈ، اس کا حال معلوم کرنے والوں میں پہلا نام میرا ہونا چاہیے، خیال رکھنا۔ جی سر، میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ دانی آگے کو ہوتی سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا سمجھ آیا؟ وہ ایک دم سے مڑا۔ دانی گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ کچھ بھی سنائی نہیں دیا، اتنا آہستہ بول رہے تھے، مجھے لگتا ہے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ دانی منہ بناتے ہوئے بولی، تم جو خود سے بات کرتی ہو مجھے تو وہ بھی سنائی دے جاتا ہے۔ آہل محفوظ ہوتا ہوا بولا، تم نے مائکرو فون فٹ کر رکھے ہیں؟ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی، میگی کہاں ہے؟ میگی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ بھرپور اطمینان سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ دانی صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے میگی کو مار دیا؟ دانی کے رخسار پر ایک موتی آ گرا۔ میں نے نہیں مارا، کسی اور نے۔ وہ دانی کو دیکھے بنا بولا، تم جانتے ہو وہ کب سے میرے ساتھ تھی؟ تم نے میری میگی کو؟ دانی باقاعدہ رونے لگی تھی۔ آہل نے فون سے نظر اٹھا کر ساتھ بیٹھی دانی کو دیکھا، جس کے رخسار پر ایک کے بعد دوسرا آنسو گر رہا تھا۔ آہل نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تمہاری آنکھ سے کسی اور کے لیے آنسو نکلے مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ آہل کے چہرے پر سختی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ پچھلے 2 سال سے تمہارے ساتھ تھی، لیکن تمہیں کوئی اور چھوئے، آہل حیات کو یہ گوارا نہیں۔ تمہیں صرف اپنی من مرضی کو ناگوار کرنا گوارا ہے، باقی ساری دنیا جائے پہاڑ میں۔ دانی حلق کے بل چلائی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہاں سے آیا ہوں؟ یہ دیکھو، اب سوچ سمجھ کر بات کیا کرنا مجھ سے۔ وہ ویڈیو پلے کرتا ہوا بولا۔ دانی ہکا بکا سی ویڈیو دیکھنے لگی جس میں آہل ایک کمزور سے لڑکے کو پیٹ رہا تھا، پھر آہل نے گولی چلا دی۔ دانی منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ وہ بامشکل بول پائی۔ تم نے دماغ خراب کر دیا تھا، سوچا ہاتھ صاف کر لو۔ دانی میگی کا دکھ بھول گئی۔ ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں جاہل انسان، لوگوں سے نہیں۔ آہل خفکی سے اسے دیکھنے لگا۔ دانی تھوک نگلتی پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میرا مطلب ایسے کون مارتا ہے؟ دانی سنبھل کر بولی۔ آہل کا ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ دانی اس کے ڈمپل کو پسندیدگی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا شوہر؟ آہل نرمی سے بولا۔ اچھا پھر میں جا کر سوتی ہوں۔ دانی کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تو آہل نے اس کی کلائی تھام لی۔ اللہ، اب یہ مجھے گولی نہ مارتے۔ دانی بڑبڑاتے ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، وہ گھورتا ہوا بولا۔ تمہارا کیا بھروسہ، جو انسانوں سے ہاتھ صاف کرتا ہے وہ مجھ جیسی کو کھا بھی تو سکتا ہے نا؟ تمہیں کھانے کے لیے نہیں لایا میں۔ پھر؟ دانی جھٹ سے بولی۔ آہل نے دانی کے چہرے سے بال ہٹائے۔ کل شکار پر چلیں گے۔ کس کے شکار پر؟ دانی ہونک صدا ہے گئی۔ فکر مت کرو، انسانوں کا شکار نہیں۔ آہل مسکراتا ہوا بولا۔ یہ ڈمپل تم نے کہاں سے لیا؟ دانی دلچسپی سے بولی۔ تم نے یہ آنکھیں کہاں سے لی ہیں؟ آہل نے الٹا سوال داغا۔ دانی منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ میری نیچرل ہے تو میرا کیا آرٹیفیشل ہے؟ وہ گھور کر بولا۔ تمہارا کیا بھروسہ، کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ کر کے دکھاؤ پھر تمہیں؟ وہ دانی کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دانی اپنا ہاتھ چھڑواتی تیزی سے نکل گئی۔ آہل کہکا لگاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ تم، مجھے کام ہے، لائٹ آن رہے گی۔ وہ کپڑے نکالتا ہوا بولا۔ دانی نے چہرہ کمبل میں چھپا لیا۔ ہائے میگی، میں تو تمہارا حساب بھی نہیں مانگ سکتی اس جاہل سے۔ دانی دکھ سے بولی۔ مجھے پتا ہوتا تو تمہیں گھر ہی رہنے دیتی، یہاں بلا کر تمہیں بھی۔ آہل اف، دانی نے جھرجھری لی۔ سر عاقب حیات کی لاش ہوٹل میں سے ملی ہے، عاصم اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ اور اس کا لیپ ٹاپ؟ جی سر، وہ ہمارے پاس ہے، آپ بے فکر رہیں اب۔ لیکن بظاہر اس نے خودکشی کی ہے، اگر پولیس کو شک پڑ گیا تو کون مجرم ثابت ہوگا؟ سر، ایک ویٹر کو میں نے پھنسا دیا ہے اور اسے بھی معلوم نہیں کہ بہت جلد قتل کیس میں وہ اندر ہو جائے گا۔ بہت اچھے، اب مجھے ذرا اس رحیم سے ملواؤ جس نے ایک اور مصیبت ڈال رکھی ہے، وہ کوفت سے بولے۔ سر، اسے بھی میں نے آنے کا بول دیا ہے، پھر آنے والا ہی ہوگا، آئیں چلتے ہیں۔ وہ آگے کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ رحیم ڈیڈ کچھ بھی کہیں تم ان کی بات مت ماننا۔ انم فون کان سے لگائے بول رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ انم متفکر سے فون بند کر کے ٹہلنے لگی۔ تم ہو رحیم؟ زبیر سر سے پیر تک حقارت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی سر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اوقات ہے تمہاری ہمارے برابر میں بیٹھنے کی؟ وہ کڑے تیوروں سے بولے۔ رحیم کو اپنا آپ حقیر لگنے لگا۔ تمہاری بہنیں جوان ہیں، خیال کیا کرو کسی دن اگر… وہ بات ادھوری چھوڑ کر رحیم کو دیکھنے لگے۔ رحیم زخمی انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ لیکن پھر بھی ہماری بیٹی نے تمہیں پسند کیا، اس لیے یہ تحفے دے رہے ہیں، اس کا دل لگانے کے لیے۔ 1 ہفتے تک طلاق کے پیپرز مل جائیں، بشمول تمہارے سائن کے۔ وہ کھڑے ہوئے اور تن پن کرتے چل دیے۔ رحیم آنکھوں میں نمی لیے اس بریف کیس کو دیکھنے لگا، پھر آنکھیں مسلتا بریف کیس اٹھایا اور گھر چل دیا۔ آہل سو رہا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ہاں رفیق بولو، وہ غنودگی میں بولا۔ واٹ؟ کب اور کیسے؟ آہل فوراً اٹھ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کی ایک جھلک بھی دکھائی نہ دی۔
शिट शिट शिट, मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को, आहिल तैश में बोलता कंबल परे फेंकता बेड से नीचे उतर गया। दानी थोड़ी थोड़ी आंखें खुले से देखने लगी। रफीक तुम खुद जाओ पुलिस के साथ, तुम अपनी तफ्तीश करो, मैं नहीं चाहता इस बार वो बच जाए। आहिल टहलता हुआ बोल रहा था। हाँ मैं तैयार होकर निकलता हूँ, तब तक तुम जाकर सोते हाल देखो। आहिल मोबाइल बेड पर फेंकता कपड़े निकालने लगा। उसे इसे क्या हो गया सुबह सुबह। दानी बड़बड़ाती हुई बैठ गई। तुम एक काम तक नहीं कर सकती, आहिल कोफ से बोला। कौन सा काम? दानी हैरत ज़्यादा बोली। कपड़े नहीं निकाल सकती मेरे, वो तकरीबन चिल्ला रहा था। तुम्हारी वजह से मुलाजिम को कमरे में नहीं आने देता, पहले सब वही करता था, अब खुद करो। वो कोफ से बोलता वॉशरूम में घुस गया। अल्लाह इस बंदे का कुछ मालूम नहीं होता, कम मीटर हो जाए। दानी उसके बदलते तेवर देखकर खामोश होगी। अभी बाहर निकलेगा तो फिर मुझ पर बरसेगा। सर बज़ाहिर देखा गया है कि खुदकुशी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात की तस्दीक होगी। तुमने वहाँ के वेटर से पूछा? आहिल का चेहरा बेतासुर था। जी सर, एक वेटर से मेरी बात हुई जिसने आकिब हयात को रूम दिखाया था। जब वो आए तो उनके हाथ में सिर्फ एक लैपटॉप था, लेकिन जब पुलिस को लाश मिली तो उस कमरे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मतलब उनके आने के बाद और मरने से पहले इस बीच में कोई उनसे मिलने गया था, जिसने उनका लैपटॉप उठा लिया वही कातिल होगा। आहिल हतमा अंदाज में बोला। जी सर, उस वेटर ने बताया कि एक अमजद नामी वेटर उनके कमरे में कॉफ़ी देने गया था। तुम ऐसा करो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और मुझे इस आदमी से मिलवाओ जो उनके कमरे में गया था। जी सर, मैं कुछ ही देर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। आहिल हयात के चचा आकिब हयात ने आज खुदकुशी कर ली, जो एक अरसा से रूपरोश थे। आज उनकी लाश होटल में पंखे से लटकी पाई गई। उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इतना अरसा सबकी नज़र से गायब रहने के बाद आज आकिब हयात ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, हर दिल अजीज आकिब हयात खालिक हकीकत से जा मिले। अवाम की जानिब से अफसोस का इजहार, ऐसे लीडर रोज़ रोज़ नहीं मिलते। नमाज जनाजा पोस्टमार्टम के बाद मगरिब के वक्त अदा की जाएगी। बाकी तफसीलात जानिए इस ब्रेक के बाद। जुबैर रंधावा टांग पे टांग चढ़ाए इस ताज़ा तरीन न्यूज़ को सुन रहे थे। वैसे फ़ायदा ही हो गया, तुम्हारे मरने का जो वाहिद गवाह था वो भी मर गया। वो मुतमईन अंदाज से बोले। आहिर ने कपड़े चेंज किए और सादा हुलिये में होटल आ गया। चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। वो अक्सर ऐसे ही हुलिये में लोगों के बीच घूमता फिरता। रफीक, होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि उसका हुलिया पहले जैसा नहीं रहेगा। आहिल मुठियां भींच कर बोला। सर, होटल की अकबी गली फुल वक्त सुनसान है, आप वहाँ ले जाएं उसे। ठीक है, मैं तुम्हें सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा, कहकर वो चलने लगा। अमजद कहाँ है? वो एक वेटर को रोककर बोला। शायद रूम सर्विस के लिए गया हो। आप कौन? मैं बुला दूं उसे? हाँ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, उसे बुला दो। आहिल संभल कर बोला। 5 मिनट बाद अमजद उसके हमरा आता दिखाई दिया। जी सर, वो परेशानी से बोला। तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। आहिल उसे अकबी दरवाजे से बाहर ले आया। रफ़ीक के ऐन मुताबिक गली सुनसान थी। तुमने आकिब हयात का कत्ल किया। बोलते बोलते उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। आहिल ने मुंह से रुमाल हटा दिया। आप? वो शशटर रह गया। भागने का सोचना भी मत। आहिल अकब से उसके कॉलर पकड़ता हुआ बोला। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर इस दुनिया को मजीद देखना चाहते हो तो बताओ वो लैपटॉप कहाँ है और कैसे मारा तुमने आकिब हयात को? आहिल का उसका गला दबाता हुआ बोला। अमजद का सर दीवार के साथ लगा हुआ था। सर, वो खांसने लगा। आहिल ने गिरफ्त ढीली की। सर, मुझे पैसे दिए थे वो लैपटॉप उठाने के और एक इंजेक्शन दिया था उन्हें बेहोश करने के लिए। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, लैपटॉप उठा लिया और उन्हें दे दिया। उसके अलावा कुछ नहीं किया। रफीक, सीसीटीवी फुटेज उनके आने के बाद से मिनट तक मुकम्मल थी। नहीं सर, बीच में एक जगह पर बार बार एक ही क्लिप चल रही थी। यकीनन किसी ने बीच वाला हिस्सा डिलीट किया है और उसकी जगह पीछे वाली क्लिप प्ले कर दी। तुम झूठ बोल रहे हो। आहिल उसने उसके मुंह पर मुक्का छड़ दिया। उसके नाक से खून बहने लगा। सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं। मैं आपसे झूठ बोलकर कहाँ जाऊँगा? वो रोता हुआ बोला। पैसे किसने दिए थे? आहिल एक उल्टा कदम लेता हुआ बोला। सर, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन शायद कोई सियासी आदमी था, मालूम नहीं कौन था। मेरा शक सही था। जुबैर, तुम्हें बख्शूंगा नहीं मैं। तैश में आहिल ने मुठियां भींच ली। रफीक, आ जाओ यहाँ। वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर बोला। सर, क्या कहा उसने? रफीक ने उसे पानी का गिलास देते हुए बोला। बहुत चालाक है जुबैर। बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, इसके बाद कोई और आया होगा जिसने चाचू को लटका दिया ताकि खुदकुशी मालूम हो। पोस्टमार्टम में सिर्फ बेहोशी का मादा मिलेगा, इससे साबित नहीं होता, लेकिन केस इस वेटर पर चलेगा। बेवकूफ। आहिल हारा हुआ लग रहा था। मैं घर जा रहा हूँ, जनाजे के वक्त आऊंगा। आहिल बालों में हाथ फेरता निकल गया। आहिल कमरे में आया तो दानी रो रही थी। अब कौन मर गया है जो मातम मना रही हो? आहिल कोफ से बोला। तुमने अच्छा नहीं किया मैगी को मारकर। वो बेजुबान जानवर क्या कह रही थी तुम्हें? आहिल नोट ढीली करता बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। दानी तशवीश से उसका चेहरा देखने लगी। वो आज बुझा बुझा सा था। तुम कुछ बोलोगे नहीं? दानी उसे खामोश देखकर बोली।
दानी, फिलहाल मैं तुम्हारी बेमकसद बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दानी मुंह खोले से देखने लगी। मतलब सिरे से कोई अहमियत ही नहीं। वो मुंह में बड़बड़ाई। जी फिलहाल कोई अहमियत नहीं, कहकर वो स्टडी में चला गया। तुम स्टडी लॉ क्यों करते हो? दानी उसके पीछे आते हुए बोली। मेरा जरूरी सामान पड़ा है, तुम यहाँ क्यों आ गई? वो नागवारी से बोला। मुझे देखने का शौक है। दानी के शेल्फ कहकर शेल्फ की जानिब आ गई। किताबों का अंबार लगा हुआ था। छत को छूते शेल्फ बुक से लबरेज थे। दानी दिलचस्पी से किताबें देखने लगी। दानी जाओ, मुझे आराम करना है। तो मैं क्या तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ? जो तुम आराम नहीं कर सकते, मैं खामोशी से अपना काम करूंगी, तुम कर लो आराम। दानी बाहर जाओ, आहिल जोर से बोला। क्यों? दानी चेहरा मोड़कर खफकी से बोली। दानी मुझे मजबूर मत किया करो, मैं तो नहीं जा रही। मेरे चाचू मर गए हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा है? वो एकदम चिल्लाया। दानी सांस रोके उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। वो अब की बार वो जरा नरमी से बोला। दानी लब काटती बाहर निकल आई। हाय, चाचू मर गए बेचारे के। दानी अफसोस करती बैठ गई। आहिल सफेद कुर्ता पजामा पहने जनाजे में खड़ा था। मीडिया पे दर पे तस्वीरें बनाने में मसरूफ था। आहिल हयात की आंख से एक आंसू नहीं टपका, शायद बेहिसी की इंतहा थी उस पर। आहिल गॉगल्स लगाता अपनी गाड़ी की जानिब चलने लगा। आगे पीछे गार्ड्स की नफरी थी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आकिब हयात के कत्ल के बारे में, जिसे खुदकुशी की शक्ल दी गई। रिपोर्टर अपना चैनल चलाने के लिए तरस रहे थे। सर प्लीज कुछ तो कहें, कौन हो सकता है जिसने आकिब हयात को कत्ल कर डाला? आहिल खामोश चलता हुआ जा रहा था। सर, लोग जानना चाहते हैं आपकी राय। आप लोगों को कुछ अंदाजा है? मेरे भाई जैसे चाचू इस दुनिया से चले गए, जिनका एक अरसे से नामो निशान नहीं था। आहिर न्यूज कास्टर पर धाड़ा। आप लोगों को अपनी कवरेज की पड़ी है और वहां कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। शर्म करें आप लोग। आहिल अफसोस से बोलता गाड़ी में बैठ गया। नाजरीन, वजीर आला आहिल हयात को अपने चाचा की वफात का शदीद दुख है। इस दुख का इजहार आप देख चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या कोई भी बयान देने से इनकारी है और उनका ये रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत था कि उन्हें अपने अजीज चाचा की मौत का धचका लगा है। रिपोर्टर उसके जाते ही अपनी कवरेज की जानिब वापस आ गया। क्या बना रफीक? आहिल 2 दिन बाद उसके सामने आया। सर, वही तवक्का के ऐन मुताबिक, कसूर किसी का और सजा किसी को। उस वेटर पर केस चलेगा। आपके जाने के बाद पुलिस CCTV 40 लेकर गई, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी। बाकी तमाम केसेस की मानिंद ये भी सालों साल चलता रहेगा। तारीख है, तारीख देते जाएंगे। वो अफसोस से बोला। यही उम्मीद थी मुझे। खैर, मुझे कोर्ट से इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए भी नहीं, मैं खुद बदला ले लूंगा। तुम चीफ सेक्रेटरी से मिलकर उसे आगाह करो कि वो पुलिस के महकमे पर तवज्जो दे। बहुत शिकायत मौसूल हो रही हैं और ये खुश आइंदा नहीं। जी सर, मैं कह दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा, कुछ काम है, कहकर वो निकल गया। जी सर। आहिल कमरे में आया तो दानी मुंह बसूरे बैठी थी। आहिल उस पर एक नजर डालता वार्डरोब खोलकर खड़ा हो गया। तुम मुझे आज बता ही दो, किस जुर्म की सजा दे रहे हो? दानी खड़ी होगी। मोहब्बत की। आहिल मुस्कुराकर बोला। मुझे कोई मोहब्बत नहीं तुमसे। मैंने ऐसा कब कहा? वो चेहरा मोड़कर अलमारी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तो मुझे क्यों यहाँ बंद कर रखा है? ऐसा लग रहा है मैं कोमा में चली गई हूँ। दानी सदमे से बोली। कोमा में जाने वाले पेशेंट बोलते नहीं है। सही तरह जाओ और बोलो भी मत। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। आहिल, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे बाहर जाना है। तुम्हारा ये नाजुक सा हाथ फल भी नहीं तोड़ सकता। आहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। लेकिन तुम्हारा मुंह बखूबी तोड़ सकता है। दानी घूर कर बोली। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है? तुम्हारी कब्र देखने। तैयार हुई कि नहीं? कब तक जाओगे तुम वहां? दानी संजीदगी से बोली। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। तुम अपना डिम्पल उतार दो। दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। दानी, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मैं कैसे डिम्पल उतार सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी ये कोट उतारा। दानी जानबूझकर बोली। डिम्पल का तो मालूम नहीं, हाँ लेकिन ये शर्ट जरूर उतार सकता हूँ मैं। आहिल शर्ट के बटन खोलने लगा। बंद करो, ऐसे लोफर कहीं कि मुझे बाहर लेकर चलो, वरना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। दानी खफकी से बोली। पूछ तो रहा हूँ कहाँ जाना है, तुमने बताओ, मैं ले जाता हूँ। आहिल बटन बंद करता हुआ बोला। मुझे पानी पूरी खानी है और घर भी जाना है। पानी पूरी भी आ जाएगी और उसके लिए घर जाने की जरूरत नहीं, मुझे जाकर खानी है। क्यों, यहाँ क्या मसला है? वो